अभिनंदन करती हूँ। पिछले कई सत्रों से दोस्तों हम पाश्चात्य काव्यशास्त्र पर बात कर रहे हैं और पिछले दिनों गति थोड़ी धीमी रही क्योंकि मुझे एक कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए भूटान आमंत्रित किया गया और मुझे वहां जाना पड़ा। तो 10-15 दिन मैं यहाँ थी ही नहीं। तो जो भी सत्र आपको मिले वो मैं जाने से पहले जितना संभव हो सका रिकॉर्डिंग करना उतना रिकॉर्ड करके गई थी। और आपको ये जानकर हार्दिक प्रसन्नता होगी कि आपकी शुभाकांक्षाओं का ये फल है कि वहां मुझे अंतरराष्ट्रीय मानस हिंदी सेवी सम्मान से विभूषित किया गया। तो आप सब इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं क्योंकि आपने ही मुझे वो आत्मविश्वास, वो संतुष्टि, वो आनंद प्रदान किया जिसके कारण मैं ये मुकाम हासिल कर सकी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र और धीरे धीरे हम अपनी स्पीड बढ़ाएंगे क्योंकि बहुत थकान भी है। थोड़े टाइम धीमी रहेगी लेकिन उसके बाद हम वापस गति पकड़ ही लेंगे। तो चलिए आज के सत्र में हम शुरू करने वाले हैं क्रोचे का अभिव्यंजनावाद। क्रोचे के परिचय से हम जैसे हमेशा किया करते हैं शुरू करेंगे। क्रोचे का पूरा नाम दोस्तों बेनेडिक्टो क्रोचे था और उसकी स्पेलिंग इंग्लिश में ये है बेनेडिक्टो क्रोचे। क्रोचे की स्पेलिंग को खास तौर पर ध्यान में रखना है क्योंकि जब हम हिंदी के हिसाब से अंग्रेजी में स्पेलिंग बनाते हैं तो क्रोचे की स्पेलिंग ये लिखते हैं, लेकिन वास्तव में क्योंकि वो एक इटालियन थे, इतालवी इटली देश से संबंधित थे, तो इसलिए वहां उनके नाम की स्पेलिंग ये होगी। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। बेनेडिक्टो क्रोचे मूलतः एक विशुद्ध कलावादी दार्शनिक, इतिहासकार, साहित्य समीक्षक और सौंदर्य शास्त्री थे। बाकी सभी शब्द आसानी से समझ में आने वाले हैं, हमको बस इस शब्द को समझना है क्योंकि यदि हमने इस विशुद्ध कलावादी शब्द को समझ लिया दोस्तों तो समझिए कि हमने क्रोचे के अभिव्यंजनावाद के आधार को जान लिया। क्यों उन्हें कहा गया है विशुद्ध कलावादी? इसलिए कहा गया है क्योंकि क्रोचे कला को एक आंतरिक प्रक्रिया मानते थे। उनका मानना था कि किसी भी कला का जो सृजन है वो कलाकार की चेतना में होता है, उसके हृदय में होता है और उसकी अनुभूति का प्रतिफल होता है। पहली बात। दूसरी बात ये कि वो ये मानते थे कि अनुभूति जिसके फलस्वरूप कला जन्म लेती है उसकी अभिव्यक्ति भी कलाकार के हृदय में ही होती है। और उनका मानना था कि कला कला के लिए होती है, न समाज के लिए, न किसी नैतिक मूल्य की स्थापना के लिए, किसी के लिए नहीं, बल्कि सभी से उन्मुक्त होती है, सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त होती है कला। और कला केवल कला के लिए सृजित की जाती है। तो क्योंकि वे कला को सर्वोपरि महत्व देते थे इसलिए उन्हें कहा गया विशुद्ध कलावादी। दूसरी बात, वे दार्शनिक थे क्योंकि जब हम पढ़ेंगे इनका अभिव्यंजनावाद सिद्धांत तो कहीं ना कहीं दर्शन की झलक हमें अवश्य मिलेगी। इतिहासकार वे थे ही, साहित्य समीक्षक वे थे ही और सौंदर्य शास्त्री भी थे क्योंकि जो कलावादी है वो सौंदर्य शास्त्री होगा ये निश्चित है। उनका जन्म 1866 ईस्वी में इटली में हुआ और उनका निधन भी इटली में 1942 ईस्वी में हुआ, यानी उनका जीवन काल 1866 से लेकर 1942 के बीच रहा। क्रोचे ने काव्य और कला सर्जना के क्षेत्र में एक नया दर्शन प्रस्तुत किया। क्यों कहा गया है कि नया दर्शन प्रस्तुत किया? क्योंकि काव्य को पहले सामाजिक पुनर्निर्माण के रूप में देखा जाता था और समाज का मूल आधार माने जाते थे नैतिक मूल्य। ये माना जाता था कि अगर साहित्य सच्चे अर्थों में साहित्य है तो उसमें उन नैतिक मूल्यों की अभिव्यक्ति अनिवार्य रूप से होनी चाहिए जो समाज को एक नई दिशा दे सके। इसमें कोई संदेह नहीं है कि समय समय पर साहित्य ने समाज को मार्गदर्शन देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बहुत सारी ऐतिहासिक घटनाएं इसका प्रमाण है। लेकिन क्रोचे की मान्यता थी कि कला सृजन स्वयं में उन्मुक्त होता है, इसलिए उन्होंने जब इस दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया तो वो दृष्टिकोण पहले से चले आ रहे दृष्टिकोण से बिल्कुल भिन्न था। इसलिए कहा गया कि उन्होंने कला के क्षेत्र में एक नए दर्शन को प्रस्तुत किया, यानी कला के विषय में सोचने की एक नई दृष्टि अभिव्यक्त की जिसे अभिव्यंजनावाद कहा जाता है। और जो दर्शन उन्होंने कला के क्षेत्र में नया दिया उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है अभिव्यंजनावाद। उन्होंने अपने इतालवी भाषा में, क्योंकि वो इटली के थे तो उनकी भाषा कौन सी होगी? इतालवी भाषा होगी। तो उन्होंने जो ग्रंथ रचा
वो इतालवी भाषा में रचा और वो ग्रंथ 1902 में प्रकाशित हुआ। तो 3 बातें आपको ध्यान में रखनी है। पहली बात, क्रोचे ने इतालवी भाषा में ग्रंथ की रचना की। दूसरी बात, वो ग्रंथ जो उनका सबसे महत्वपूर्ण है 1902 में प्रकाशित हुआ। और तीसरी बात, उसका नाम है एस्थेटिका। दोस्तों, एस्थेटिका जो अंग्रेजी में शब्द है उसकी स्पेलिंग थोड़ी इससे भिन्न होती है, वो ए से शुरू होता है, लेकिन हम उन सब स्पेलिंग्स के फेर में नहीं पड़ेंगे। आपको ये जानना चाहिए कि एस्थेटिक शब्द का मतलब होता है सौंदर्य, यानी सौंदर्य। एस्थेटिका की बात जब हम करते हैं तो इसका हिंदी में अगर अर्थ हम इस पुस्तक की नाम का करें तो वो हो गया सौंदर्य शास्त्र, यानी सौंदर्य बोध से संबंधित विचार जिस ग्रंथ में क्रोचे ने अभिव्यक्त किए उसको उन्होंने नाम दिया एस्थेटिका। और एस्थेटिका का प्रकाशन हुआ 1902 में और ये ग्रंथ लिखा गया था इतालवी भाषा में। ये 3 बिंदु आपको भूलने नहीं है। डगलस एंसले एक अन्य विद्वान हुए। उन्होंने इस एस्थेटिका जो इतालवी भाषा में रचित ग्रंथ था उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया और उस अंग्रेजी में अनुदित ग्रंथ का नाम रखा उन्होंने थियरी ऑफ एस्थेटिक्स। देखिए, एक बार फिर पीछे चलते हैं। एस्थेटिका की इतालवी भाषा में स्पेलिंग ये है और अंग्रेजी में जब एंसले ने अनुदित किया तो एस्थेटिक्स शब्द अलग हो गया, स्पेलिंग अलग हो गई, यद्यपि उच्चारण वही है। तो डगलस एंसले ने इसे थियरी ऑफ एस्थेटिक्स अर्थात सौंदर्य शास्त्रीय सिद्धांत के नाम से अंग्रेजी में अनुदित किया और इस ग्रंथ का, अनुदित ग्रंथ का प्रकाशन हुआ 1909 में। मूल ग्रंथ 1902 में और अनुदित ग्रंथ 1909 में। मूलतः एस्थेटिका ग्रंथ 1900 में। अब ये जो एस्थेटिका ग्रंथ लिखा क्रोचे ने, उसका आधार क्या है उसके विषय में भी हमें जानना चाहिए। तो 1900 ईस्वी के लगभग नेपल्स में उन्हें व्याख्यान, यानी क्रोचे को व्याख्यान के लिए बुलाया गया। सौंदर्य शास्त्र पर उनके व्याख्यान रखे गए और 1900 में नेपल्स में जो व्याख्यान सौंदर्य शास्त्र पर क्रोचे ने दिए, वे व्याख्यानों की संख्या थी 3। उन्हीं को विस्तृत रूप प्रदान कर क्रोचे ने एस्थेटिका ग्रंथ की रचना की। आपको ये ध्यान रखना है कि एस्थेटिका ग्रंथ की विषय वस्तु नेपल्स में सौंदर्य शास्त्र पर दिए गए क्रोचे के 3 व्याख्यानों का विस्तृत रूप है और ये व्याख्यान नेपल्स में उन्होंने 1900 ईस्वी में दिए थे। ग्रंथ प्रकाशित हुआ 1902 में, अनुदित ग्रंथ प्रकाशित हुआ 1909 में। आगे चले। यह ग्रंथ 2 भागों में विभक्त है। पहले भाग में सौंदर्य शास्त्र के सैद्धांतिक पक्ष का विवेचन किया गया है, यानी सौंदर्य के जो सिद्धांत है जिस पर आधारित है क्रोचे का अभिव्यंजनावाद, उसका वर्णन है पहले भाग में। दूसरे भाग में सौंदर्य शास्त्र के इतिहास का वर्णन है। तो ये बिंदु भी आपको भूलना नहीं है कि किस भाग में है। तो पहले भाग में, एस्थेटिका के पहले भाग में अभिव्यंजनावाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है क्रोचे ने। अभिव्यंजनावाद की दृष्टि से इसका प्रथम भाग महत्वपूर्ण है क्योंकि अभिव्यंजनावाद का प्रतिपादन प्रथम भाग में ही हुआ है। साहित्य और कला पर नैतिकता के, बहुत ही महत्वपूर्ण बात जिसका संकेत मैंने प्रारंभ में ही किया कि साहित्य और कला पर नैतिकता के अति दबाव के कारण क्रोचे आदि आधुनिक चिंतकों ने उसके प्रति विद्रोह कर कला के लिए का नारा बुलंद किया। यह भी महत्वपूर्ण बात है कि क्रोचे ने अपने सिद्धांत के माध्यम से कौन सा नारा बुलंद किया साहित्य जगत में, वो था कला के लिए, यानी कला की अभिव्यक्ति कला के लिए ही होती है, किसी समाज, समुदाय या साहित्य के लिए नहीं। यानी कला केवल कला के लिए होती है, चाहे वो चित्रकला हो, चाहे वो मूर्ति कला हो, संगीत कला हो या अन्य कोई कला हो। तो क्यों उन्होंने ये नारा बुलंद किया? क्योंकि उससे पहले समाज में वही कला उपयोगी मानी जाती थी जो नैतिक मूल्यों को अभिव्यक्त करती थी। यानी कला की विषय वस्तु क्या हो ये पहले से ही निर्धारित था, लेकिन क्रोचे मानते थे कि कला एक सहज अनुभूति का परिणाम होती है, इसलिए उस पर किसी प्रकार का नियंत्रण, किसी प्रकार का प्रतिबंध करने पर कला कुंठित हो जाती है। तो अपने समय में कला पर जो नैतिक मूल्यों का दबाव था, जो सामाजिक दबाव था, उसे क्रोचे ने महसूस किया और उसके कारण कुंठित हो रही कला को भी महसूस किया। इसलिए उन्होंने इन सभी बंधनों से मुक्त कर कला के लिए सिद्धांत का प्रतिपादन किया। व्यक्तिगत भावना और आत्माभिव्यक्ति पर अतिशय बल देने वाले इन कलाकारों और साहित्यकारों को अभिव्यंजनावादी माना गया।
दूसरी बात क्या है, एक तो कला कला के लिए सिद्धांत हो गया, दूसरी बात है कि इन्होंने कला में व्यक्तिगत भावना और आत्माभिव्यक्ति, आत्म प्लस अभिव्यक्ति यानी अपने स्वयं के, कलाकार के स्वयं के विचारों की अभिव्यक्ति पर बल दिया। यानी जो विषय वस्तु, जो कला की विषय वस्तु पहले नैतिक मूल्यों पर आधारित थी, वहीं तक सीमित थी, अब उसे कलाकार की सहज आंतरिक अनुभूति से प्रत्यक्ष रूप से क्रोचे ने जोड़ दिया। और यही कारण है कि क्रोचे और उनके बहुत सारे समर्थक कलाकार इस समय हुए, उन सभी को अभिव्यंजनावादी कहकर पुकारा गया। अभिव्यंजनावादी कलाकारों के अंतर्गत उस समय के अनेक पाश्चात्य यानी पश्चिमी विचारक, कवि, लेखक, चित्रकार, नाटककार, नर्तक आदि उसके समुदाय में शामिल हो गए। यानी क्रोचे की विचारधारा का समर्थन खुले तौर पर बहुत सारे कलाकारों ने किया। उनमें से कुछ एक नाम उल्लेखनीय है, जिनमें पिरेंडेलो, बॉडलेयर, विस्लर, ऑस्कर वाइल्ड, क्रोचे और गेटे प्रमुख रूप से हैं। ये जितने भी नाम हैं दोस्तों, इनमें कोई चित्रकार है, कोई संगीतकार है, तो कोई साहित्यकार है। तो इनका क्या कहना था, ये इस मान्यता के समर्थक थे। कौन सी मान्यता? क्योंकि आत्माभिव्यक्ति को महत्व देते थे, कलाकार के व्यक्तित्व को महत्व देते थे, सहजानुभूति को महत्व देते थे, इसलिए इन्होंने कहा यह मेरा संसार है, चाहो तो ग्रहण करो, चाहे त्याग दो। यानी किसी प्रकार के सामाजिक और नैतिक दबाव को, बंधन को क्रोचे ने महत्व दिया ही नहीं कला के क्षेत्र में। उन्होंने कहा कि जो कलाकृति है, जो कला है, चाहे वो कोई सी भी कला हो, वही कलाकार की दुनिया है। समाज चाहे तो उसे स्वीकार करे, चाहे अस्वीकार करे, ये उसके ऊपर निर्भर है। यानी उन्होंने स्वतंत्र अभिव्यक्ति को महत्व दिया और कला को कलाकार की दुनिया माना। इस पंक्ति को भी आप ध्यान में रखेंगे कि यह मेरा संसार है, चाहे ग्रहण करो, चाहे त्याग दो। क्रोचे का अभिव्यंजनावाद साहित्य या कला समीक्षा की कसौटी ही प्रस्तुत नहीं करता, अपितु कला की उत्पत्ति तथा सृजन प्रक्रिया का भी विश्लेषण करता है। ये एक और महत्वपूर्ण बिंदु है कि क्रोचे ने जिस सिद्धांत का दोस्तों प्रतिपादन किया वो था अभिव्यंजनावाद। तो अभिव्यंजनावाद के माध्यम से उन्होंने न केवल उन मूल्यों की, उन विशिष्ट मूल्यों, उन विशिष्ट मानकों की ओर संकेत किया जिनके कारण साहित्य की समीक्षा की कसौटी निर्मित हो, बल्कि उन्होंने ये भी बताया कि कोई भी कला, चाहे वो साहित्य है या अन्य कोई कला है, उसके सृजन की प्रक्रिया क्या है और उसका स्वरूप क्या है, उसको भी पूरी तरह से अपने सिद्धांत के द्वारा उन्होंने विश्लेषित किया। यह सिद्धांत काव्य या कलाकृति कैसी है, यानी कलाकृति के अच्छे और बुरे होने पर ये संकेत नहीं करता, बल्कि ये क्या चर्चा करता है, ये स्पष्ट करता है कि काव्य या कला का सृजन किस प्रकार होता है और कोई भी कलाकृति कैसी है, उसका स्वरूप कैसा है। यानी वो कला पर ही पूरी तरह से उनका ध्यान कला के स्वरूप पर केंद्रित रहा। उनका जो सिद्धांत है अभिव्यंजनावाद, वो आलोचना नहीं करता किसी भी कलाकृति की, बल्कि उसकी सृजन प्रक्रिया की ओर संकेत करता है और उसका स्वरूप कैसा है, उसकी संरचना कैसी है, इस बात की ओर संकेत करता है। क्रोचे का अभिव्यंजनावाद काव्य में किसी सामाजिक और नैतिक हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करता। ये बिंदु आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि नैतिकता के दबाव को के विरुद्ध विद्रोह किया था क्रोचे ने, इसलिए उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हम किसी भी कला पर किसी भी प्रकार का सामाजिक और नैतिक हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करते, क्योंकि वे कला को हृदय की, कलाकार के हृदय की स्वतंत्र स्वच्छंद अनुभूति मानते थे। तो इसलिए उन्होंने सामाजिक और नैतिक हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं किया और ना ही विषय वस्तु का कोई बंधन माना, जबकि पहले माना जाता था कि वही कला अच्छी है, श्रेष्ठ है, श्रेयस्कर है, जो समाज के लिए कल्याणकारी है, जो नैतिक मूल्यों की समर्थक है। लेकिन इससे कला का जो स्वरूप था वो कुंठित हो रहा था, उन्मुक्त रूप से कला विकसित नहीं हो पा रही थी, ऐसा क्रोचे ने माना। इसलिए उन्होंने विषय वस्तु की, किस विषय वस्तु पर साहित्य का सृजन किया जाए, किस विषय वस्तु को आधार बनाकर चित्रकार चित्र बनाए, मूर्तिकार मूर्ति बनाए, इस प्रकार के सभी बंधनों को नकार दिया क्रोचे ने अपने अभिव्यंजनावाद के माध्यम से। अब क्यों नकारा, क्यों उन्होंने ये सब किया, इसको हम आगे पढ़ेंगे। क्रोचे ने कला सृजन को, देखिए, एक पहली बात ये कि वे मानते थे कि कला सृजन यानी कला की निर्माण की प्रक्रिया, यानी साहित्य सृजन की प्रक्रिया, चित्र सृजन की प्रक्रिया
या मूर्ति सृजन की प्रक्रिया, ये सारी प्रक्रियाएं कैसी हैं? आत्मिक प्रक्रिया है। आत्मिक प्रक्रिया है, यानी कलाकार की आत्मा में घटित होती है ये सृजन की प्रक्रिया, जिसे बाह्य प्रकाशन की कोई आवश्यकता या अनिवार्यता नहीं है। यानी बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों। क्रोचे का मानना था कि कोई भी कलाकृति जब कलाकार सृजन करता है, उससे पहले उस कला का सृजन उसकी आत्मा में, उसकी चेतना में, यानी उसके हृदय में होता है। और वहीं पर जब वो पूर्ण आकार ग्रहण कर लेती है कलाकृति, तो वहीं पर उसकी अभिव्यक्ति भी हो जाती है। यानी अनुभूति और अभिव्यक्ति दोनों किसी भी कलाकृति की कवि की चेतना में, कवि की आत्मा में ही घटित हो जाती है। बाह्य अभिव्यक्ति की, यानी कोई भी कविता जैसे ही कवि के हृदय में सृजित हुई, वहीं पर उसकी जैसे ही उसने पूर्ण आकार लिया, वहीं पर उसकी अभिव्यक्ति हो गई। फिर यदि कलाकार या साहित्यकार उस कविता को अपनी कलम और शब्दों के जरिए बाहर अभिव्यक्त करता है, तो अभिव्यक्त करना एक अतिरिक्त कार्य है, क्योंकि मूल अभिव्यक्ति तो कलाकार के हृदय में हो चुकी है। इस बात की ओर आप ध्यान देंगे। क्रोचे के अनुसार कविता कवि के मानस में उद्भूत होती है। उद्भूत यानी जन्म लेती है। कविता कहाँ जन्म लेती है? कवि के मानस में, यानी कवि के हृदय में जन्म लेती है और वही पूरी हो जाती है। जब वाल्मीकि क्रौंच पक्षी युगल को एक शिकारी के द्वारा मारे जाने पर जो अनुभूति, जो करुणा का भाव अपने हृदय में महसूस करते हैं, और उसके द्वारा संस्कृत साहित्य का पहला श्लोक उनके मुख से निकलता है, उसी को आप समझ लीजिए कि जैसे ही उनके हृदय में वो करुणा का भाव क्रौंच पक्षी के वध को देखकर उत्पन्न हुआ, वैसे ही एक श्लोक निर्मित हुआ जो वाल्मीकि रामायण का पहला श्लोक माना जाता है। और संस्कृत साहित्य का, यानी मैं कहूं कि भारतीय साहित्य का पहली छंदबद्ध रचना है वो श्लोक, मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वं गमः शाश्वती समा। ये उसकी पहली पंक्ति है। यानी जब उन्होंने अपने मुख से ये बात कही, उसी से पहले उनकी आत्मा में, उनकी चेतना में ये काव्य पूरी तरह से सृजित हो चुका था और अभिव्यक्त भी हो चुका था। यानी जन्म कहाँ हुआ कविता का? कवि के हृदय में। क्रोचे बाह्य रूप से उसके लिखे जाने की कोई आवश्यकता नहीं मानते। यानी उनका कहना है कि अभिव्यक्ति तो हृदय में हो गई, अगर कोई उसको बाह्य रूप में अभिव्यक्त नहीं करता कलाकार, तो कोई जरूरी नहीं है। यानी बाहरी सांसारिक अभिव्यक्ति को महत्व नहीं देते क्रोचे। क्यों नहीं देते? क्योंकि उनके अनुसार अनुभूति और अभिव्यक्ति कवि के या कलाकार के हृदय में ही घटित हो जाती है। क्रोचे अपने पूर्ववर्ती दार्शनिक हीगेल से अत्यधिक प्रभावित थे। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे कि उन पर, क्रोचे पर किसका प्रभाव था? अपने पूर्ववर्ती दार्शनिक हीगेल का उन पर प्रभाव था। अब बात आती है क्रोचे के अभिव्यंजनावाद की, यानी वो सिद्धांत जो उन्होंने प्रतिपादित किया काव्य शास्त्र के संबंध में, उसे अभिव्यंजनावाद के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इससे पहले कि हम अभिव्यंजनावाद पर आए, मैं इस अभिव्यंजनावाद शब्द को आपके सामने स्पष्ट करना चाहूंगी, क्योंकि आधुनिक साहित्य में, हिंदी साहित्य में भी ये शब्द इतना अधिक प्रयुक्त होता है। तो यदि हम इसको गहराई से समझ लेंगे, तो संभवतः हमारे लिए किसी प्रकार की कोई समझने में आसानी हमेशा रहेगी, कोई रुकावट नहीं आएगी। तो देखिए, अभिव्यंजनावाद शब्द में क्या है? अभि, वि, अंजन, आ और वाद। मूल शब्द क्या है? अंजन, जिसको संस्कृत में हम किस अर्थ में ग्रहण करते हैं? काजल। तो काजल के अर्थ में ग्रहण करते हैं, लेकिन इस शब्द का मूल अर्थ है चिन्हित करना या निशान लगाना या संकेत करना, ये इसका मूल शब्द है। लेकिन देखिए, हम काजल के लिए अंजन शब्द का प्रयोग क्यों किया? उसका कारण ये है दोस्तों कि जब कोई भी युवती अपनी आंखों में काजल लगाती है, तो उसकी आंखों का सौंदर्य निखर आता है, यानी वो अपनी आंखों के सौंदर्य को रेखांकित करती है। इसलिए काजल के लिए अंजन शब्द को स्वीकार किया गया।
आप लोग जब पढ़ते होंगे तो पुस्तक में हाइलाइटर का इस्तेमाल करते होंगे, नोट्स में हाइलाइटर का इस्तेमाल करते हैं। वो प्रक्रिया मूल रूप से क्या है? अंजन है, यानी आप संकेत करते हैं, निर्देश करते हैं अपनी चेतना के लिए कि ये बिंदु मेरे लिए महत्वपूर्ण है। इसी तरह से ये तो हुई एक सांकेतिक संकेत, एक साधारण संकेत हुआ, लेकिन जब ये संकेत, ये चिन्ह, ये विशेष हो जाता है वी उपसर्ग लगने से, तब ये विशेष प्रकार की अभिव्यक्ति का रूप धारण कर लेता है, यानी अपनी बात को, अपने भावनाओं को विशेष रूप से सामने रखना। और जब इसके आगे एक और उपसर्ग अभी लग जाता है, यानी आगे की ओर ले जाना, अभी उपसर्ग लगते ही आगे की ओर ले जाना, ऊपर की ओर उठाना, तब इसका अर्थ होता है और भी विशेष रूप से अपने भावनाओं को दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करना। तो विशेष रूप से अपनी भावनाओं को प्रभावशाली तरीके से दूसरे तक पहुंचाना ही अभिव्यंजनावाद है। अब बात आती है कि क्रोचे का अभिव्यंजनावाद। तो ये तो इसका साधारण अर्थ हुआ। जब क्रोचे अभिव्यंजनावाद की बात करते हैं तो उनका तात्पर्य है कि वास्तव में एक कलाकृति किस प्रकार जन्म लेती है, किस प्रकार विकसित होती है, किस प्रकार अपना आकार ग्रहण करती है, और कैसे कोई भी कलाकार अपने हृदय के भावों को अभिव्यक्त करता है अपनी कलाकृति के माध्यम से। तो उन्होंने क्योंकि एक विशेष दृष्टिकोण हमारे सामने कला सृजन का और कला की अभिव्यक्ति का प्रस्तुत किया, इसलिए उनके इस सौंदर्य शास्त्रीय सिद्धांत को अभिव्यंजनावाद कह करके पुकारा गया। अब शुरू करते हैं अभिव्यंजनावाद के प्रमुख बिंदुओं पर बात। क्रोचे ने सहजानुभूति या प्रातिभ ज्ञान, यानी जिसको अंग्रेजी में इंट्यूशन कहते हैं, को ही अभिव्यंजना माना। यानी उनकी दृष्टि में अभिव्यंजना यानी प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्ति क्या है? जो कोई भी कलाकार अपने हृदय में किसी भी बात को देखकर जो अनुभव करता है, पहला विचार, वही सहज अनुभूति, वही सहज ज्ञान, वही सहज विचार, प्रातिभ ज्ञान, जो अंदर चेतना की प्रतिभा से उत्पन्न जो ज्ञान है, वो प्रातिभ ज्ञान, उस वही अभिव्यक्ति है। क्यों? क्योंकि क्रोचे कला का सृजन, कला का जन्म और कला की अभिव्यक्ति आत्मा के, चेतना के स्तर पर ही मानते हैं। तो उन्होंने कहा कि कोई भी कलाकृति कैसे जन्म लेती है, अभिव्यंजना क्या है? सहज अनुभूति, यानी हमने कोई बहुत सुंदर दृश्य देखा और उस दृश्य को देखकर हमारे मन में जो भी विचार उत्पन्न हुए, वही सहज अनुभूति है। और यदि हम कलाकार हैं तो उन सहज विचारों के फलस्वरूप यदि कोई कविता सृजित हो गई, या हम चित्रकार हैं तो हमारे मन में कोई चित्र उत्पन्न, चित्र का निर्माण करने की, चित्र का सृजन करने की प्रेरणा उत्पन्न हो गई, तो वो हमारी सहजानुभूति और प्रातिभ ज्ञान के फलस्वरूप उत्पन्न कलाकृति होगी। यानी किसी भी कला का जन्म, किसी भी कला की अभिव्यक्ति सहज अनुभूति या प्रातिभ ज्ञान से होती है। अपनी पुस्तक एस्थेटिक्स में उन्होंने अपने सौंदर्यवादी सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए आत्मा की दो प्रक्रियाएं मानी। क्या महत्वपूर्ण है? देखिए, जहां पर आत्मा की बात आती है, चेतना की बात आती है, दर्शन स्वयं हो जाता है। इसीलिए उन्हें कलावादी दार्शनिक कहकर के, विशुद्ध कलावादी दार्शनिक कहकर पुकारा गया। तो क्योंकि क्रोचे ने कहा कि आत्मा के स्तर पर ही कला का जन्म होता है और वही अभिव्यक्ति होती है, इसलिए उनके लिए ये जरूरी हो गया कि वो इस बात को स्पष्ट करें कि आखिर आत्मा से कैसे जन्म लेती है कला। तो उन्होंने कहा कि आत्मा, किसी भी व्यक्ति की आत्मा की दो क्रियाएं होती हैं, दो प्रकार से काम करती है। पहली क्रिया क्या होती है? ज्ञानात्मक, सैद्धांतिक या विचारात्मक क्रिया, यानी ज्ञान अर्जित करना। हमको वस्तुओं को देखते हैं, हम पुस्तकें पढ़ते हैं, हम दूसरों से बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं, उसके दौरान हमारी चेतना जो ज्ञान अर्जित करती है, जिस प्रकार के निष्कर्ष अपने मन में बनाती है, जो हमारी चिंतन की प्रक्रिया होती है, वो आत्मा की पहली क्रिया है। दूसरी क्रिया है व्यावहारिक क्रिया, यानी हम अपने व्यवहार में देखते हुए जिस वस्तु की आवश्यकता महसूस करते हैं, उसी जिस कार्य की आवश्यकता महसूस करते हैं, वो कार्य हम करते हैं। जो कार्य हमारे आर्थिक जीवन से, हमारे सामाजिक जीवन से, हमारे धार्मिक जीवन से संबंधित है, वो सब व्यावहारिक क्रियाएं हैं। हम पूजा पाठ करते हैं, हम धनोपार्जन के लिए व्यवसाय करते हैं या कोई भी कार्य करते हैं, ये सब हमारी व्यावहारिक क्रियाएं हैं। तो दो क्रियाएं मानी, आपको याद रखनी है। पहली क्रिया है ज्ञानात्मक क्रिया, सैद्धांतिक क्रिया या विचारात्मक। तीनों नामों से इसको पुकारा जाता है, इसलिए मैंने यहाँ एक साथ लिख दिया है ताकि आप किसी भी अन्य पुस्तक में पढ़ें और कोई और शब्द
इस्तेमाल हो तो आपको भ्रम न रहे। तो इस पहली क्रिया को आत्मा की ज्ञानात्मक क्रिया भी कहते हैं, सैद्धांतिक क्रिया भी कहते हैं और विचारात्मक क्रिया भी कहते हैं। और दूसरी क्रिया है व्यावहारिक क्रिया। आगे चले। उन्होंने ज्ञानात्मक, सैद्धांतिक या विचारात्मक क्रिया जो पहली क्रिया है आत्मा की, उसके फिर से दो भाग किए। कौन से? तर्क ज्ञान यानी कंसेप्चुअल नॉलेज। तर्क ज्ञान कौन सा हुआ? जो भी हम कुछ देखते हैं अपने परिवेश में या जो सुनते हैं, जो पढ़ते हैं, हमारी आत्मा उसको तर्क की कसौटी पर कसती है। क्योंकि हम कोई भी दृश्य देखते हैं, बहुत सारे विचार हमारे मन में उत्पन्न होते हैं, लेकिन उन विचारों में हम भटकते नहीं है, क्योंकि हमारी आत्मा उन विचारों की भीड़ में से कोई ना कोई एक निष्कर्ष तर्क की कसौटी पर कसकर हमारे सामने प्रस्तुत कर ही देती है। तो वो है तर्क ज्ञान। सैद्धांतिक ज्ञान या ज्ञानात्मक ज्ञान की का पहला जो भेद उन्होंने बताया वो था तर्क ज्ञान, जिसके द्वारा व्यक्ति का दृष्टिकोण निर्मित होता है, व्यक्ति की विचारधारा निर्मित होती है, व्यक्ति अपनी अवधारणाएं विकसित करता है। दूसरा है स्वयं प्रकाश ज्ञान। इसी पर हमें अपना ध्यान केंद्रित करना है। यानी स्वयं प्रकाश ज्ञान क्या है? इंट्यूटिव नॉलेज, जिसे कला के जन्म का कारण माना है क्रोचे ने, वो यही प्रातिभ ज्ञान है, यही सहजानुभूति जन्य ज्ञान है, यही स्वयं प्रकाश ज्ञान है। प्रातिभ ज्ञान शब्द हो, सहजानुभूति जन्य ज्ञान हो या स्वयं प्रकाश ज्ञान हो, तीनों एक ही बात है। उन्होंने व्यावहारिक क्रिया, जो दूसरी आत्मा की क्रिया थी, वो व्यावहारिक क्रिया थी, उस व्यावहारिक क्रिया को भी दो भागों में विभाजित किया। जैसे ज्ञानात्मक क्रिया के दो भाग बताए, तर्क ज्ञान और स्वयं प्रकाश ज्ञान, और स्वयं प्रकाश ज्ञान उनके अभिव्यंजनावाद का आधार है। उसी तरह से जितनी भी व्यवहारिक क्रियाएं उन्होंने आत्मा की बताई, उनके भी दो भाग किए। आर्थिक अथवा निजी योगक्षेम से संबंधित क्रियाएं, यानी हम अपनी आर्थिक जरूरतों को, आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो भी काम करते हैं, अपने आप को सकुशल रखने के लिए जो भी काम करते हैं, वो सब एक क्रिया है आत्मा की, व्यावहारिक ज्ञान का, व्यावहारिक क्रिया का अंग है। और दूसरा है नैतिक, और नैतिक मूल्यों से संबंधित हम जो भी कार्य करते हैं वो हमारी व्यावहारिक क्रियाओं का एक भाग है, नैतिक क्रिया। उन्होंने कला का संबंध किससे माना? सहजानुभूति से। और सहजानुभूति किससे संबंधित है? स्वयं प्रकाश ज्ञान से या प्रातिभ ज्ञान से, यानी जिसे अंग्रेजी में इंट्यूशन कहा गया है। अब एक एक बिंदु को हम यहाँ समझते हैं कि तर्क ज्ञान आखिर क्या है। जब हम इन सब बिंदुओं को समझेंगे, तर्क ज्ञान और स्वयं प्रकाश ज्ञान दो ज्ञानात्मक क्रिया के दो भेद हैं, तो उसमें से पहला तर्क ज्ञान को जब हम समझ लेंगे तो हमें अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि स्वयं प्रकाश ज्ञान के माध्यम से क्रोचे आखिर क्या कहना चाह रहे हैं। तो तर्क ज्ञान क्या है? तर्क ज्ञान हमें पदार्थ का निश्चयात्मक बोध कराता है। हम अपनी आंखों से कुछ भी देखते हैं, ये पहाड़ है, ये पानी का ग्लास है, और उन सब वस्तुओं की, जो भी कुछ हम अपने संसार में, इस दृश्यमान जगत में देखते हैं, उनके निश्चित रूप से होने का बोध कराने वाला जो ज्ञान है वो तर्क ज्ञान है। दूसरा, इससे दर्शन और विज्ञान का जन्म होता है। यानी जितने भी ज्ञान की वो विधाएं हैं जो दर्शन से संबंधित है, यानी तर्क पर आधारित है, विज्ञान भी किस पर आधारित है? जो कुछ हमारे सामने है, विज्ञान उन्हीं तथ्यों पर आधारित होता है, तर्कों पर आधारित होता है, दर्शन भी तर्कों पर आधारित होता है। तो इन ऐसी जितनी भी विद्याएं हैं, उन सब का जन्म किससे होता है? तर्क ज्ञान से होता है। तर्क ज्ञान के में किसके द्वारा पहुंचा जाता है? बुद्धि के द्वारा पहुंचा जाता है। और ये सामान्य प्रकार का ज्ञान है। हमने जगत में वस्तुओं को देखा, उनका ज्ञान प्राप्त किया, उनको तर्क की कसौटी पर यानी अपनी बुद्धि की कसौटी पर कसा और उनके स्वरूप के विषय में एक निश्चित धारणा बना ली। ये हो गया तर्क ज्ञान, सरल से सरल शब्दों में। और जो भी विज्ञान का स्वरूप है और जो भी दर्शन का स्वरूप है, वो सब तर्क ज्ञान पर आधारित है, क्योंकि इन सब का संबंध किससे है? मनुष्य के मस्तिष्क से, यानी बुद्धि से है। अब बात आती है स्वयं प्रकाश ज्ञान की। इसको समझना है क्योंकि यही आधार है अभिव्यंजनावाद का। स्वयं प्रकाश ज्ञान का संबंध विशिष्ट और व्यष्टि तत्व से होता है। देखिए, बुद्धि के द्वारा हम जो संसार का ज्ञान प्राप्त करते हैं वो सामाजिक रूप से सर्वमान्य होता है, सभी उसे स्वीकार करते हैं, क्योंकि सभी अपनी आंखों से उसे देखते हैं और महसूस करते हैं। लेकिन स्वयं प्रकाश ज्ञान तर्क ज्ञान से किस प्रकार भिन्न है? क्योंकि ये पहली बात तो ये विशिष्ट ज्ञान है, ये तो सामान्य ज्ञान है, सामान्य वस्तुओं का ज्ञान है, क्योंकि हमने आंखों से देखा, इंद्रियों से देखा और उसे अनुभव कर लिया। ये पुष्प है, ये कोमल है, हमने स्पर्श किया और अनुभव कर लिया त्वचा से, ये सामान्य ज्ञान है।
लेकिन विशिष्ट ज्ञान वो ज्ञान है जो प्रत्यक्ष रूप से हमारी आत्मा में उत्पन्न होता है, किसी भी दृश्य, किसी भी परिस्थिति, किसी भी घटना को देखकर बिना किसी प्रयत्न के। तो वो विशिष्ट ज्ञान है, और ये विशिष्ट ज्ञान हर व्यक्ति का अपना एक अलग ज्ञान होता है। इसलिए ये कैसा ज्ञान है? ये व्यष्टि तत्व है, इसमें व्यक्ति तत्व की प्रधानता है। इसीलिए अब आप इस बात को ध्यान में रखेंगे क्रोचे के उस सिद्धांत से, यह मेरा संसार है, चाहो तो इसे ग्रहण करो, चाहे तो इसे त्याग दो। तो वहां उन्होंने व्यष्टि, कलाकार की जो व्यष्टि सत्ता है, यानी उसके व्यक्तित्व की, कलाकार के निजी व्यक्तित्व के महत्व की स्थापना की। क्योंकि बहुत सारे कलाकार हैं इस संसार में। बादल पर्वतों पर घिरते हैं, बरसते हैं, सुंदर लगते हैं, फूल खिलते हैं। उस दृश्य को देखकर प्रत्येक कलाकार की अपनी अलग अलग अनुभूतियां होती हैं, और प्रत्येक कलाकार अपनी अनुभूतियों से प्रेरित होकर उस प्राकृतिक सौंदर्य को अभिव्यक्त करता है अपने निजी स्तर पर। इसलिए प्रत्येक की अनुभूति अलग है, प्रत्येक की अभिव्यक्ति अलग है। इसलिए विशिष्ट तत्व से, विशिष्ट और व्यष्टि, व्यष्टि का मतलब है एक व्यक्ति, व्यक्ति तत्व से इसका संबंध होता है। किसका? स्वयं प्रकाश ज्ञान का। इसे कल्पना के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि कलाकार जब तक कल्पनाशील नहीं होगा तब तक वो कलाकार है ही नहीं। क्योंकि वरना कल्पना नहीं होगी उसके पास, तो वो जो देखेगा यथातथ्य प्रस्तुत करेगा, और वो जो यथातथ्य प्रस्तुत करेगा वो तर्क ज्ञान का अंग होगा, वो स्वयं प्रकाश ज्ञान का अंग नहीं बनेगा। इसलिए कलाकार जो ये स्वयं प्रकाश ज्ञान है, ये जितनी जिसमें कल्पना शक्ति होगी उसी के आधार पर उसकी चेतना में जन्म लेगा, और ये एक प्रकार की अलौकिक शक्ति है। इसका संबंध इस सांसारिक जीवन से नहीं है, बल्कि ये अलौकिक दिव्य शक्ति है, क्योंकि ये आत्मा की, चेतना की अपनी एक अलग शक्ति है। आगे चलें। यह कलाकार की भावना को आकार, रंग रूप और मूर्तता प्रदान करती है। देखिए, मैंने अभी चर्चा की कि पहाड़ पर बादल घिरे हैं, और उस दृश्य को देखकर एक कलाकार के मन में भावना उत्पन्न होती है, और वो भावना उसके यहाँ, उसके चित्त में, उसकी आत्मा में पहले से जो सौंदर्य के संस्कार विद्यमान है, उन संस्कारों के साथ समन्वित होकर आकार ग्रहण करती है, और फिर अपने उसी सौंदर्य बोध के आधार पर कलाकार उसे रंग और रूप प्रदान करता है, और फिर वो मूर्तता प्रदान करता है अपनी कला को, अपनी भावना को। मूर्तता यानी साकार करना। और इस प्रकार कला जन्म लेती है, और ये कला किससे उत्पन्न हुई? स्वयं प्रकाश ज्ञान से। और स्वयं प्रकाश ज्ञान कैसा है? स्वयं प्रकाश ज्ञान विशिष्ट है और व्यष्टि तत्व से संबंधित है। स्वयं प्रकाश ज्ञान बौद्धिक ज्ञान से स्वतंत्र है। जो ज्ञान हम किताबों से प्राप्त करते हैं, जो ज्ञान हम आपस में तर्क वितर्क कर प्रस्तुत करते हैं, उन सब के बंधनों से ऊपर है, मुक्त है स्वयं प्रकाश ज्ञान, क्योंकि ये स्वयं उत्पन्न होता है और स्वायत्त है, इस पर किसी का नियंत्रण नहीं होता। ये स्वयं अपने आप नियंत्रित होता है, स्वचालित होता है। इसे किसी प्रकार के मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं होती। जो बौद्धिक ज्ञान है, उसमें हम अपने गुरु का ज्ञान, मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। अपने परिवार में अपने जो बड़े हैं, अग्रज हैं, उनका मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। लेकिन स्वयं प्रकाश ज्ञान दोस्तों एक ऐसा ज्ञान है जिसे किसी के मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये चेतना से, स्वयं आत्मा से स्वयं उत्पन्न होता है। ये दिव्य गुणों से युक्त होता है, और ये कलाकार की सबसे अनमोल धरोहर होता है। यही स्वयं प्रकाश ज्ञान, सहज ज्ञान, कला का उत्पादक है। इस बिंदु को आपको भूलना नहीं है। यही पंक्ति अभिव्यंजनावाद का मूल आधार है। यही कवि के द्वारा ग्रहण प्रभावों को बिंब में रूपांतरित करता है, क्योंकि कवि जो कुछ भी देखता है अपने चारों ओर, उसके प्रभाव उसकी आत्मा पर पड़ते हैं, उसकी चेतना पर पड़ते हैं, और वो प्रभाव पहले से विद्यमान संवेदनाओं के साथ मिलकर एक आकार बनाते हैं, जिसमें कल्पना अपना रंग भरती है, और इस प्रकार कला का सृजन होता है। तो कला सृजन की प्रक्रिया हमने शुरू में पढ़ा था कि अभिव्यंजना सिद्धांत न केवल समीक्षा की कसौटी प्रस्तुत करता है, बल्कि कला सृजन की प्रक्रिया और उसके स्वरूप, उसकी विशिष्टता को भी अभिव्यक्त करता है। तो वही बात यहाँ पर आ गई। समस्त व्यावहारिक और तार्किक बौद्धिक क्रियाएं इसी सहज ज्ञान जन्य प्रातिभ क्रिया पर निर्भर करती हैं। यानी और जितने भी प्रकार का ज्ञान है, चाहे वो तर्क ज्ञान हो, चाहे वो व्यावहारिक ज्ञान हो,
वो सब कुछ किस पर निर्भर करता है? वो सब कुछ इसी सहज ज्ञान यानी इसी प्रातिभ क्रिया यानी इसी स्वयं प्रकाश ज्ञान पर निर्भर करता है। स्वयं प्रकाश ज्ञान किसी पर निर्भर नहीं करता, अन्य ज्ञान इस पर निर्भर करते हैं। प्रातिभ या स्वयं प्रकाश ज्ञान तार्किक बौद्धिक क्रियाओं से सर्वथा मुक्त हो सकता है, पूरी तरह स्वतंत्र होता है, स्वयं उत्पन्न होता है, स्वयं निर्मित होता है और स्वयं ही अभिव्यक्त भी हो जाता है। स्वयं प्रकाश ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान से भिन्न है। प्रत्यक्ष ज्ञान कौन सा है? जो हम अपनी आंखों से संसार में अपने इर्द गिर्द जो कुछ भी देखते हैं उससे हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, उस ज्ञान से स्वयं प्रकाश ज्ञान पूरी तरह से भिन्न है। क्योंकि एक तो ये दिशा और काल के बंधन से मुक्त होता है, यानी ना तो इसमें ये भेद है कि मैं भारत का हूं, तू अमेरिका का है, या वो चीन का है, या वो जापान का है। स्थान के भेद से मुक्त है, या वो वर्तमान काल में है, वो भूतकाल में है, या वो भविष्य काल में होगा। किसी प्रकार का बंधन स्वयं प्रकाश ज्ञान पर लागू नहीं होता। इसको कैसे समझेंगे? इसको समझेंगे इस तरीके से दोस्तों, मान लीजिए हम कोई मूवी देख रहे हैं, कोई फिल्म देख रहे हैं, और उस फिल्म में मान लीजिए कि कोई ऐसा दृश्य आता है जिसमें माँ और पुत्र का स्नेह, उनका आपसी जो बंधन है, ममता का जो बंधन है, वो अभिव्यक्त हो रहा है। और उस ज्ञान, उस दृश्य को देखकर आपको तत्काल अपनी माँ का ध्यान हो जाता है। मान लीजिए मैं वो दृश्य देख रही हूँ, मुझे अपनी माँ का ध्यान हो जाता है और मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है। तो ऐसी स्थिति में मैं उस समय में चली जाती हूँ, बीते हुए समय में, यानी काल की सीमाएं पार कर मैं भूतकाल में चली जाती हूँ, जबकि मेरी माँ जीवित थी। यानी मैं काल की सीमाओं से पार हो गई और मेरी आज जिस स्थान पर मैं हूँ, मेरी माँ वहां भी नहीं थी। यानी मैं दिशा से भी मुक्त हो गई और मैं उस अपनी ममता, अपनी माँ की ममता में डूब जाती हूँ। ये इस बात से स्पष्ट होता है कि स्वयं प्रकाश ज्ञान दिशा के ज्ञान से, काल के यानी समय के बंधन से पूरी तरह से मुक्त होता है। आगे चलते हैं। दूसरे, यह दृष्टि के समक्ष उपस्थित वस्तुओं के अतिरिक्त अन्य छवियों को उत्पन्न करने में भी समर्थ है। यानी जो कुछ स्वयं प्रकाश ज्ञान का एक गुण क्या है? एक गुण ये है कि जो कुछ हमें दिखाई दे रहा है उस, क्योंकि ये कल्पना से जुड़ा हुआ होता है, तो इसलिए ये अन्य बहुत सारे उससे जुड़े हुए सुंदर दृश्य भी हमारे समक्ष प्रस्तुत करने की क्षमता रखता है, जो कि हमें दिखाई नहीं दे रहे। स्वयं प्रकाश ज्ञान संवेदन अर्थात सेंसेशन से भिन्न है। अब एक तो होता है प्रत्यक्ष ज्ञान, उससे भिन्न हो गया। एक होता है संवेदन। संवेदन होता है क्षणिक आवेग। हमने कोई चीज देखी और हमारे मन में एक विचार आया और चला गया, ये हुआ संवेदन। लेकिन वो संवेदन स्वयं प्रकाश ज्ञान का, कला के सृजन का आधार तब बनते हैं जब वो स्थायित्व व्यक्ति की, कलाकार की चेतना में स्थायी रूप से विद्यमान हो जाते हैं और सामंजस्य, अन्य संवेदनों के साथ में सामंजस्य स्थापित कर लेकर एक आकार ग्रहण कर लेते हैं। तो स्वयं प्रकाश ज्ञान संवेदन अर्थात सेंसेशन से भिन्न होता है। संवेदन अस्थिर और अरूप होते हैं, यानी एक विचार आया, एक भाव आया और चला गया, रुका नहीं बिल्कुल भी चित्त में, वो तो हो गया संवेदन। ये अस्थिर होते हैं क्योंकि इनमें स्थायित्व नहीं होता, जैसे ही स्थायित्व होगा ये कला सृजन का आधार बन जाएंगे। तो अस्थिर होते हैं, अरूप होते हैं, इनका कोई आकार नहीं होता। आकार कब होगा? जब ये स्थायित्व ग्रहण करेंगे, कल्पना के रंग के साथ अपना तालमेल, सामंजस्य स्थापित करेंगे, तो ये आकार ग्रहण करेंगे और कला का सृजन हो जाएगा, यानी अनुभूति और अभिव्यक्ति कलाकार की चेतना में, उसकी आत्मा में संपन्न हो जाएगी। ये तभी स्वयं प्रकाश बन पाते हैं जबकि वे किसी समुचित बिंब की सृष्टि कर देते हैं। यानी कोई दृश्य, कोई कलाकृति कलाकार के हृदय में बन गई, तभी ये किसका, स्वयं प्रकाश ज्ञान का अंग बन जाते हैं। कौन? संवेदन। आगे चले। सहज ज्ञान निष्क्रिय और यांत्रिक नहीं होता, यानी जो स्वयं प्रकाश ज्ञान है वो न तो निष्क्रिय होता है यानी क्रियाहीन नहीं होता, सुषुप्त नहीं होता, और इतना यंत्रवत काम करता है क्योंकि ये तो स्वतंत्र है, इस पर किसी का बंधन नहीं है। तो यंत्र तो एक ही तरीके से काम करते हैं, लेकिन ये उन्मुक्त रूप से कार्य करता है, पहली बात। दूसरी बात, निष्क्रिय नहीं है क्योंकि ये ज्ञान हमेशा सक्रिय रहता है व्यक्ति की, कलाकार की चेतना में। वह ऐसा ज्ञान है जो सहज ही हृदय में उतर जाता है और प्रभावों की सक्रिय अभिव्यंजना करता है। सहजानुभूति यानी स्वयं प्रकाश ज्ञान एक प्रकार की आत्मिक अनुभूति है। आत्मिक के साथ आप एक दो शब्द और जोड़ लें, जीवंत और क्रियात्मक। क्योंकि अब आत्मिक अनुभूति है
और वो अनुभूति जैसे ही जीवंत होती है, अभिव्यक्ति हो जाती है अचेतना के स्तर पर, आत्मा के स्तर पर। दूसरी बात हमने पढ़ा कि स्वयं प्रकाश ज्ञान निष्क्रिय नहीं होता, तो यानी वो क्रियात्मक होता है, हमेशा सक्रिय होता है। तो ये न केवल एक सहजानुभूति यानी स्वयं प्रकाश ज्ञान, न केवल एक आत्मिक अनुभूति है, क्योंकि आत्मा में इसको अनुभव किया जाता है, अपितु ये जीवंत और क्रियात्मक अनुभूति भी है, जिसके आलोक में, यानी आलोक यानी जिसके प्रकाश में, इस सहजानुभूति यानी स्वयं प्रकाश ज्ञान के प्रकाश में जो अदृश्य वस्तुएं हैं वो दृश्यमान हो जाती हैं, यानी कलाकार की आत्मा के मानस चक्षुओं के सामने साकार हो जाती है, क्योंकि उसकी कल्पना सक्रिय हो जाती है। अव्यक्त जो है वो व्यक्त हो जाता है और अरूप यानी जो संवेदन निराकार है वो रूपवान बन जाते हैं। ये किसके कारण हुआ? सहजानुभूति। और सहजानुभूति ही क्या है? स्वयं प्रकाश ज्ञान। किसी प्रकार का भ्रम नहीं रखेंगे अपने मन में, ये सब एक ही बात है। क्रोचे के अनुसार सहजानुभूति यानी इंट्यूशन यानी स्वयं प्रकाश ज्ञान आंतरिक अभिव्यंजना है, क्योंकि आत्मिक अनुभूति है तो आंतरिक अभिव्यंजना क्यों कहा गया? वहां अनुभूति शब्द है, यहाँ अभिव्यंजना, क्योंकि अनुभूति क्रोचे के अनुसार अनुभूति और अभिव्यक्ति आत्मा के स्तर पर ही घटित हो जाती है। इसी के द्वारा कलाकार किसी कलाकृति का पूर्ण प्रत्यक्षीकरण कर उसे अंतर मन में अभिव्यक्त कर लेता है, पूरा बिंब बनाता है कलाकृति का और उसके हृदय में ही उसकी अभिव्यक्ति हो जाती है। कला का जन्म कलाकार के अंतर्मन में ही हो जाता है, जिसे बाह्य अभिव्यक्ति देना या न देना कलाकार का विकल्प है। कलाकार चाहे तो जो अभिव्यक्ति उसके आत्मा में हुई है उसे चित्र के माध्यम से अभिव्यक्त करे, उसे मूर्ति के माध्यम से अभिव्यक्त करे, उसे संगीत के माध्यम से अभिव्यक्त करे, या फिर उसे कविता या गद्य के माध्यम से अभिव्यक्त करे। ये कलाकार की अपनी इच्छा है, बाकी अभिव्यक्ति तो क्रोचे के अनुसार उसकी आत्मा में हो चुकी। उदाहरणार्थ, आप उदाहरण से समझेंगे, कोई चित्रकार किसी चित्र की झलक मात्र देखने पर उसकी सहजानुभूति नहीं कर लेता, क्योंकि हम सरसरी नजर से किसी चित्र को देखें या किसी दृश्य को देखें तो उसकी सहज अनुभूति हमें नहीं होगी। कब होगी? जब वह उसका पूर्ण प्रत्यक्षीकरण करे, यानी आंखों से देख रहा है, लग रहा है कि आंखों से देख रहा है, लेकिन वास्तव में वो बिंब कहाँ बन रहे हैं? उसकी चेतना में, उसकी आत्मा में बन रहे हैं। अपितु जब वह उसका पूर्ण प्रत्यक्षीकरण अपने अंतर्मन में अभिव्यक्त कर लेता है, यानी कोई दृश्य हमने देखा और कलाकार ने उसे अपने हृदय में अंकित कर लिया और उसके मन में कविता फूटी, या उसके मन में किसी चित्र का बिंब फूटा, या उसके मन में कोई मूर्ति बनाने की इच्छा जागृत हुई, वही उसके अंतर्मन में अभिव्यक्ति हो गई। क्रोचे का कहना है कि वो चित्र उसी क्षण पूरा हो गया, यानी वो कलाकृति, वो कला का सृजन वहीं अभिव्यक्त हो गया। इसी आधार पर क्रोचे के अनुसार काव्य एक आंतरिक अभिव्यंजना है, क्योंकि अनुभूति और अभिव्यक्ति दोनों चेतना के स्तर पर घटित होती हैं। वे कहते हैं, प्रायः हम समझते हैं कि हम किसी की मुस्कान देख रहे हैं, यानी हम किसी भी व्यक्ति को मुस्कुराते हुए, किसी बालक को मान लीजिए मुस्कुराते हुए देखते हैं, किंतु वास्तविकता यह है कि हम पर उसका स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। हम उसकी मुस्कान देखते हैं कि मुस्कुराता हुआ बच्चा बहुत अच्छा लग रहा है, इसका मतलब ये है हमारे हृदय में यदि कोई स्वयं प्रकाश ज्ञान यानी कोई सहजानुभूति उत्पन्न नहीं हुई, यानी हम उसकी मुस्कुराहट ने हमारी चेतना पर प्रभाव डाला ही नहीं, हम उस मुस्कान की सभी विशिष्टताओं को नहीं देख पाते। लेकिन जब कोई कलाकार उस बच्चे की मुस्कान को देखता है तो वो उसका प्रभाव अपनी आत्मा पर अनुभव करता है और उसका एक सुंदर बिंब, यदि वो चित्रकार है तो चित्रकार के रूप में, यदि वो कवि है तो कवि के रूप में। यहाँ मुझे नागार्जुन की वह दंतुरित मुस्कान कविता याद आ रही है। तो कोई भी बच्चे की, बालक की मुस्कुराहट देख करके कवि हृदय एक काव्य का, कविता का सृजन करता है, चित्रकार एक सुंदर चित्र का निर्माण करता है। तो इसी बात को स्पष्ट कह रहे हैं क्रोचे इस कथन के माध्यम से कि हम किसी भी दृश्य को, किसी भी वस्तु को देखते हैं, लेकिन जब तक वो हमारी चेतना पर अपना स्पष्ट प्रभाव नहीं डालती तब तक कला जन्म नहीं लेती। यहाँ क्रोचे झलक भर देखने को देखना नहीं मानते, बल्कि मानस दर्शन, अंतः चक्षुओं से, अपने आंतरिक नेत्रों से देखने को देखना मानते हैं, और यही आंतरिक अभिव्यंजना है। यानी जब किसी भी दृश्य को देखकर उस दृश्य का प्रभाव हमारी, यानी कलाकार की
चेतना पर पड़ा, आत्मा पर पड़ा, और उसके कारण हमारे मन में जो जिस भी प्रकार के हम कलाकार हैं, हमारे मन में उस तरह की कलाकृति का सृजन शुरू हो गया। इसका मतलब है कि हमने उसके मानस दर्शन कर लिए, यानी हमने आत्मा की आंखों से उस दृश्य को देखा और अपने भीतर महसूस किया। वह साधारण व्यक्ति और कलाकार की सहजानुभूति और अभिव्यंजना की विशुद्धता में ही स्पष्ट अंतर मानते हैं। समझ लेंगे इसे। यानी क्रोचे का कहना है कि एक साधारण व्यक्ति की अनुभूति और एक कलाकार की अनुभूति भिन्न है। साधारण व्यक्ति अपने नेत्रों से दृश्य को देखता है, लेकिन कलाकार अपनी आत्मा के नेत्रों से किसी भी दृश्य को देखता है। साधारण व्यक्ति एक सामान्य प्रभाव ग्रहण करता है दृश्य का, लेकिन एक कलाकार आत्मा पर अपना प्रभाव ग्रहण करता है, यानी अनुभूति जन्म लेती है और अनुभूति आकार ग्रहण करती है किसी भी कलाकृति का, और वहीं अभिव्यक्त भी हो जाती है। यानी सहजानुभूति और अभिव्यंजना की विशदता। अभिव्यंजना की विशदता का मतलब क्या है? यानी विस्तार, विस्तृत, विशालता। इसको सरल शब्दों में ले लेंगे, विशालता। तो अभिव्यंजना की विशालता क्या है? क्योंकि उसने कलाकृति के रूप में उस दृश्य को देखा और एक कलाकृति के रूप में उसने अभिव्यक्त कर दिया अपनी आत्मा में, अपनी चेतना में, यानी उसकी अभिव्यंजना ने विशाल रूप ग्रहण किया। जबकि एक साधारण व्यक्ति की अभिव्यंजना इस स्तर तक पहुंचती ही नहीं। क्रोचे कला सृजन की प्रक्रिया के 4 स्तर मानते हैं। इससे और इन 4 स्तरों को जानकर दोस्तों आपको और अच्छी तरह ये अभिव्यंजनावाद का सिद्धांत समझ में आ जाएगा। तो कौन से 4 स्तर हैं? सबसे पहला, कल्पना पर पड़ा प्रभाव। यानी कोई भी सुंदर दृश्य कलाकार ने देखा तो उसके अंदर जो कल्पनाशीलता है, क्योंकि कल्पना एक कलाकार का अनिवार्य गुण है क्रोचे के अनुसार, तो कल्पना पर प्रभाव पड़ता है। और फिर कल्पना पर प्रभाव पड़ता है तो जो भी संवेदनाएं पहले से विद्यमान होती हैं उसकी चेतना में, जिन्होंने अधिक प्रभाव ग्रहण अपना प्रभाव डाला है, उन सभी चेतनाओं से मानसिक स्तर पर समन्वय स्थापित करती हैं। रूपात्मक मानसिक स्तर पर समन्वय स्थापित करने के बाद वे अपना रूप ग्रहण करती हैं। क्या? कल्पना पर पड़ा प्रभाव जो दृश्य को देखकर हुआ, वो पहले कलाकार के मानसिक स्तर की संवेदनाओं से समन्वित होता है, फिर धीरे धीरे वो संवेदनाएं आकार ग्रहण करती हैं, फिर जितने भी सौंदर्यपरक तत्व उसकी आत्मा में है कलाकार की, उन सब के साथ संश्लेषण होता है, यानी समन्वय होता है, और इस प्रकार कलाकृति अभिव्यक्त हो जाती है, यानी कलाकृति का सृजन हो जाता है। और जैसे ही कलाकृति का सृजन होता है आत्मा के स्तर पर, कलाकार उस सृजन के आनंद में डूब जाता है। ये 3 चरण हो गए। और फिर क्या होता है? जैसे ही कलाकार सृजन के आनंद में डूबा, तो यदि वो गायक है तो उसके गायकी के स्वरों के माध्यम से वो अभिव्यक्ति होने लगती है, जो कि आत्मा में पहले ही हो चुकी है। चित्रकार है तो उसकी तूलिका के माध्यम से, चित्र के माध्यम से अभिव्यक्ति होने लगती है। और यदि वो कोई अभिव्यक्ति नहीं करता लेकिन आनंदित है, तो उसके हाव भाव, उसके हाथ पैरों का कांपना, उसके होठों का कांपना, इन सारी स्थितियों से उसकी जुबान का लड़खड़ाना उसके सौंदर्यानुभूति के आनंद को अभिव्यक्त करते हैं। तो चौथा चरण क्या हुआ? उसकी शारीरिक क्रिया के रूप में रूपांतरण। ये जो अनुभूति का आनंद है वो उसके शरीर को प्रभावित करने लगता है, और वो किस किस रूप में? उसकी ध्वनि, स्वर, गति, रेखा यानी रेखाओं के माध्यम से चित्र बना देता है, या शब्द यानी कवि कविता शब्दों के माध्यम से कविता लिख देता है, या साहित्य सृजन करता है। अंग संचालन, गति का मतलब है अंग संचालन, गीत के माध्यम से, ध्वनि के माध्यम से, ये सौंदर्यानुभूति का आनंद जो भीतर अभिव्यक्त हो चुका है, जिसमें कलाकार डूबा है, उसकी अभिव्यक्ति इन माध्यमों से बाहर होने लगती है। तो ये 4 चरण उन्होंने अभिव्यंजनावाद के आत्मा के स्तर के माने, कला के सृजन की प्रक्रिया के माने। क्रोचे प्रत्येक पूर्ण कलाकृति को एक अखंड इकाई मानते हैं। उनका कहना है कि कोई भी कलाकृति के टुकड़े नहीं किया जा सकते। कैसे? जैसे पहाड़ के ऊपर से कोई झरना नीचे गिर रहा है और हम बीच में ही उसका प्रवाह रोक दें तो झरना झरना नहीं रहेगा, उसकी निर्झरता, उसका अनवरत प्रवाह बाधित हो जाएगा। इसी तरह से क्रोचे का कहना है कि यदि हम किसी कलाकृति के टुकड़े कर दें, खंड कर दें, तो उस कलाकृति का सौंदर्य, उसकी कलात्मकता नष्ट हो जाएगी। इसलिए प्रत्येक कलाकृति अपने आप में पूर्ण होती है, अखंड होती है, उसके टुकड़े
नहीं किए जा सकते। उनकी दृष्टि में सहजानुभूति ही अभिव्यक्ति है, अर्थात उनकी दृष्टि में अनुभूति और अभिव्यक्ति में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों आत्मा के स्तर पर ही संपन्न होती हैं। उनके अनुसार कृति की कलात्मक अनुभूति एक सहज और समन्वित प्रक्रिया है। इसको हम पहले भी समझ चुके कि कोई किसी भी कलाकृति का जो जन्म होता है वो कल्पना पर पड़े प्रभाव से, फिर उनकी जो कलाकार है उसकी मानसिक संवेदनाओं के साथ जुड़ता है, फिर आकार ग्रहण करता है, फिर सौंदर्य परक बिंदुओं के साथ समन्वय स्थापित कर आकार ग्रहण करता है, पूरा बिंब बनाता है। तो कलात्मक अनुभूति जो है वो एक सहज और समन्वित प्रक्रिया है, यानी संगठित प्रक्रिया है, ये क्रूचे मानते थे। उसे विषय वस्तु, शैली, पद योजना, भाव विचार आदि भिन्न भिन्न तत्वों में खंड खंड करके परखना वास्तव में कृति का गला घोटने के समान है। किस ओर इशारा कर रहे हैं क्रूचे? हम समीक्षा करते हैं किसी भी कृति की, मान लीजिए हम किसी कहानी की समीक्षा करते हैं तो पहले उसकी कथा वस्तु का मूल्यांकन करते हैं, फिर उसके पात्र और उनके चरित्रों का विश्लेषण करते हैं। ऐसे ही यदि हम किसी कविता की समीक्षा कर रहे हैं तो उसकी विषय वस्तु पर बात करते हैं, उसके अलंकारों पर बात करते हैं, उनकी शैली पर बात करते हैं, प्रतीक और बिंब की बात करते हैं। तो उनका कहना था कि जब हम किसी भी कलाकृति को इस तरीके से इन बिंदुओं में बांटकर विवेचित करने लगते हैं, उनका विश्लेषण करने लगते हैं, तो हमें एक प्रकार से क्या करते हैं, उस कलाकृति का गला घोटते हैं, यानी कलात्मकता को तार तार कर देते हैं, उसे छिन्न भिन्न कर देते हैं। क्रोचे कला सृजन और कला आस्वादन में मूलतः भेद नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि उनके अनुसार कला का सृजन आत्मा के स्तर पर हो गया, और तीसरा चरण जो हमने आत्मा के में सृजन की प्रक्रिया का पढ़ा था उसमें था सौंदर्यानुभूति का आनंद, यानी जैसे ही अभिव्यक्ति होती है, किसी भी कलाकृति का सृजन पूरा होता है, कलाकार स्वयं सबसे पहले अपनी चेतना के स्तर पर उस सौंदर्यानुभूति के आनंद में डूबता है। यानी कला का आस्वादन सबसे पहले कौन करता है? कलाकार स्वयं। तो इसलिए क्रोचे का कहना था कि कला सृजन और कला आस्वादन में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि जैसे ही कला का सृजन हुआ आत्मा के स्तर पर, वैसे ही कलाकार उसके आनंद में डूब जाता है। क्रोचे कला सृजन को एक आध्यात्मिक प्रक्रिया भी मानते हैं। अब आध्यात्मिक प्रक्रिया क्यों मानते हैं? क्योंकि उनके अनुसार कलाकार द्वारा सहजानुभूति को पूर्ण अभिव्यक्ति देने के प्रयत्न में उसके मन पर पड़े प्रभाव कल्पना का रंग ग्रहण कर मूर्त और साकार हो उठते हैं। आध्यात्मिक प्रक्रिया क्योंकि ये आत्मिक स्तर पर होती है, और आत्मा के स्तर पर जो भी प्रभाव बाहरी दृश्यों के पड़ते हैं किसी भी कलाकार के हृदय में, वो उनकी कल्पना के रंग में रंग कर आकार ग्रहण करते हैं। इसलिए वो इसे एक आध्यात्मिक प्रक्रिया मानते हैं, क्योंकि ये सांसारिक प्रक्रिया नहीं है, ये मनुष्य की अपनी इच्छा से प्रयत्न पूर्वक उत्पन्न की गई प्रक्रिया नहीं है, बल्कि स्वयं प्रकाश है, स्वयं भू है। जैसे ईश्वर, जैसे उसकी अलौकिक शक्तियां स्वयं प्रकाश होती हैं, उसी तरह से ये अनुभूति, ये कला सृजन की प्रक्रिया भी स्वयं प्रकाश है। इसलिए क्रोचे के अनुसार ये एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। जब कलाकार अपने मानस में अनुभूति के लिए शब्द प्राप्त कर लेता है, तब किसी आकृति या मूर्ति की धारणा निश्चित और स्पष्ट हो जाती है, और यही अभिव्यंजना है। शब्द, यहाँ आप इस बात को कंफ्यूज नहीं होंगे इससे, शब्द प्राप्त करने का मतलब क्या है कि यदि कोई कवि है, कलाकार, और उसने दृश्य देखा और उसके भीतर ही कविता का सृजन हो गया, यानी शब्द उसने अपनी चेतना के स्तर पर ही प्राप्त कर लिए, यानी कविता निर्मित हो गई, उसे कागज पर बाद में उतारा गया, उसे मुंह से बाद में निकाला गया। तो उनका कहना है कि कलाकार अपने मानस में, यानी अपनी आत्मा के स्तर पर अनुभूति, जो अनुभव करता है, जो सहजानुभूति उसे होती है, उसके लिए शब्द प्राप्त कर लेता है, और जैसे ही शब्द प्राप्त करता है, पूरा का पूरा बिंब, पूरा का पूरा आकार निर्धारित हो जाता है, और यहीं पर कला की अभिव्यक्ति हो जाती है। किस स्तर पर? आत्मा के स्तर पर। बार बार दोहरा रही हूं, क्रोचे के अनुसार अनुभूति और अभिव्यक्ति आत्मा के स्तर पर ही घटित होती है। चित्र, मूर्ति आदि का निर्माण ये अतिरिक्त क्रियाएं हैं कि कोई भी कलाकार अपनी आंतरिक अनुभूति को, अभिव्यक्ति को चित्र के माध्यम से अभिव्यक्त कर दे, कविता के माध्यम से पुस्तक में प्रकाशित कर दे, वो एक अलग अतिरिक्त क्रियाएं हैं क्रोचे के अनुसार। कला की सुंदरता और असुंदरता मानसिक प्रभाव का परिणाम है। अब इस प्रश्न ये उठता है कि कोई भी कलाकृति किसी एक व्यक्ति को सुंदर प्रतीत होती है, किसी को सामान्य, किसी को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करती। तो क्रोचे का कहना है कि ये किसी भी कलाकृति का सुंदर होना
और असुंदर होना ये व्यक्ति के मस्तिष्क पर, उसके हृदय पर पड़े हुए प्रभाव का परिणाम होती है। जो अच्छा प्रभाव डालती है वो व्यक्ति को सुंदर लगती है, जो अच्छा प्रभाव नहीं डालती वो असुंदर लगती है। क्रोचे ने कला को प्रयोजनातीत माना, प्रयोजन से परे यानी उद्देश्य से परे। क्यों माना? क्योंकि क्रोचे के अनुसार किसी भी प्रकार का बंधन कला पर लागू नहीं होता। तो अगर हम उसे किसी भी उद्देश्य के बंधन में भी बांधेंगे तो कला कुंठित हो जाएगी, वो स्वयं स्फूर्त, स्वयं प्रस्फुटित कला नहीं रह जाएगी। तो इसलिए उन्होंने प्रयोजन यानी उद्देश्य से परे माना उसे। कलाकार के लिए स्वेच्छा से विषय का चुनाव करने का विकल्प नहीं होता कि आज मैं किसी बालक पर कविता लिखूंगा, ऐसा निश्चय कर कोई कविता सृजित नहीं होती। वास्तविक कविता ऐसा क्रोचे मानते हैं। जिस दिन किसी बच्चे को देखकर उनके मन में उस पर कविता लिखने की भाव उत्पन्न हो जाए और कविता स्वयं सृजित हो जाए, वही उस कला का वास्तविक स्वरूप है। यानी कलाकार अपनी इच्छा से किसी भी विषय को मन में बिठाकर उस पर सृजन नहीं कर सकता, ये क्रोचे मानते हैं। सहजानुभूति से चुनाव का अवसर नहीं देती, क्योंकि सहज अनुभूति जो अंदर से प्रस्फुटित होती है उसी के आधार पर उसे सृजन करना पड़ता है, क्योंकि सृजन कलाकार स्वयं नहीं करता बल्कि उसकी चेतना करती है। सच्चे कलाकार के मन में जब कोई बात घुमड़ती है और वो उसे अभिव्यक्त करने से स्वयं को रोक नहीं पाता, क्योंकि अंदर से जब दबाव आता है तो अभिव्यक्ति स्वयं होकर के रहती है। अब ये जो क्रोचे का सिद्धांत है दोस्तों, इस पर बहुत सारे आरोप लगाए गए, उन आरोपों पर भी हम एक नजर डाल लेते हैं। क्रोचे के अभिव्यंजनावाद पर अनेक आक्षेप लगाए गए, जिनमें से सबसे पहला आक्षेप क्या था? यदि अभिव्यंजना आंतरिक क्रिया है, आंतरिक यानी आत्मा के स्तर पर ही अनुभूति और अभिव्यक्ति होती है, तो उसका संप्रेषण यानी उसकी बाहरी अभिव्यक्ति को क्रोचे क्योंकि अनिवार्य नहीं मानते, आवश्यक नहीं है, तो प्रत्येक व्यक्ति अपने आंतरिक दृश्य अभिव्यंजना के आधार पर कलाकार होने का दावा कर सकता है। यानी वो कह सकता है हाँ मैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अनुभव तो सभी करते हैं, सभी के पास अनुभव करने की शक्ति है। तो ये आरोप लगाया गया कि आंतरिक प्रक्रिया है और बाहरी अभिव्यक्ति आवश्यक नहीं है, तो इस संसार का प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को कलाकार होने का दावा कर सकता है। दूसरा आरोप क्या है? दूसरा आरोप है क्रोचे ने अभिव्यंजना के लिए विषय वस्तु को महत्व नहीं दिया, क्योंकि विषय वस्तु का बंधन वे स्वीकार नहीं करते कला पर। इसका अर्थ ये हुआ कि क्षुद्र यानी तुच्छ जो विषय वस्तु है वो भी कलात्मक सृजन का आधार बन सकती है, बशर्ते उसकी अभिव्यंजना सशक्त हो। यानी दूसरा आरोप ये लगाया गया। तीसरा आरोप क्या लगाया गया? क्रोचे के अनुसार सहजानुभूति की अभिव्यक्ति मानसिक है, क्योंकि आत्मा के स्तर पर होता है, अतः उसका परीक्षण अनुशीलन नहीं है। जो चीज आत्मा में अनुभूत हो गई और आत्मा में ही अभिव्यक्त हो गई, उस वो बाहर जब संसार में दिखाई ही नहीं देगी, तो आरोप लगाने वालों ने कहा कि फिर उसका परीक्षण यानी उसकी समीक्षा, उसका अनुशीलन कैसे किया जाएगा, उस पर चिंतन कैसे किया जाएगा, उसके द्वारा अन्य व्यक्तियों के द्वारा प्रेरणा कैसे ग्रहण की जाएगी, ये सब तो संभव ही नहीं है यदि सहजानुभूति की अभिव्यक्ति मानसिक है और उसकी अभिव्यक्ति बाहर कोई महत्व रखती ही नहीं। क्रोचे कला का अस्तित्व उसी क्षण तक मानते हैं जब तक कलाकार कलम, तूलिका या छैनी नहीं पकड़ता, यानी आत्मा के स्तर तक। ये तो बाहरी उपकरण है, केवल मानस प्रक्रिया में रत रहता है। आम व्यक्ति के लिए कला की ये जो अवधारणा है, इसे एक साधारण व्यक्ति के लिए समझना बहुत अधिक भ्रमपूर्ण है। एक आरोप, ये चौथा आरोप लगाया गया। इसके बाद बहुत सारे विद्वानों ने यह भी कहा कि जिस आदर्श कलाकार की कल्पना क्रोचे ने प्रस्तुत की है अभिव्यंजनावाद के माध्यम से, वास्तव में इस यथार्थ जगत में ऐसा होना दुर्लभ है। तो ये आरोप, 5 आरोप लगभग उनके अभिव्यंजनावाद पर लगाए गए। तो दोस्तों ये हुआ हमारा आज का सत्र। उम्मीद करती हूँ कि अभिव्यंजनावाद की बारीक से बारीक 2-3 ही बिंदु हैं, उन्हीं को विस्तृत रूप दिया गया है इस सिद्धांत में, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। और आपकी अपनी परीक्षा में यदि क्रोचे के अभिव्यंजनावाद से संबंधित कोई भी प्रश्न आए, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप उस प्रश्न को गलत नहीं करेंगे। अगले सत्र के इंतजार में रहिए। नमस्कार।